चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। हैंड डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूनिट नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जो कुछ अपन ने 9th-10th में पढ़ा था, उसका थोड़ा बहुत रिवीजन किए थे। एंड द न्यू थिंग वाज मोल कंसेप्ट, है ना। मोल कंसेप्ट पूरा देख लिया था हमने इन यूनिट नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का भी थोड़ा बहुत हमने 9th-10th में पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके एक 9th में भी एक चैप्टर होता था हमारा, जहां पे हम शुरुआत करते थे कि इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए, है ना, न्यूट्रॉन तो डिस्कवरी पढ़ रहे थे अपन, प्लस कुछ मॉडल्स स्टार्ट किए थे, जैसे कि जे थॉमसन का मॉडल। तो कुछ पर्संस हैं जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। शुरुआत हम करते हैं जे थॉमसन से, फिर हम आएंगे गोल्डस्टीन पर, फिर एक थे आपके जेम्स चैडविक। ये पूरा हिस्ट्री है ना, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसे तो ना रातों रात आ गया कि कल सुबह उठे और ये इन्होंने बोल दिया कि हाँ एटम ऐसा होता है ना। ये भी एक प्रोसेस था, एक एक करके कोई अपना अपना मॉडल बता रहा था कि एटम ऐसा होना चाहिए या ऐसा एटम ऐसा होता है। पर फिर उनके मॉडल में कुछ डिफेक्ट आए, तो फिर किसी और ने कुछ नया मॉडल दिया। तो ऐसे करते करते हमने ऑलरेडी 3 मॉडल पढ़े हुए हैं, है ना। और ये जो तीनों के नाम लिखे हैं, ये कौन है? ये इन्होंने डिस्कवरी करी थी सब एटॉमिक पार्टिकल की, कि एटम के अंदर भी एटम से छोटा कोई चीज हो सकता है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि एटम्स आर इनडिविजिबल, हम और एटम को तोड़ नहीं सकते। उनकी थ्योरी में पढ़ते थे ना, जॉन डाल्टन की थ्योरी, उसमें एक पॉइंट हम पढ़ते थे कि एटम्स आर इनडिविजिबल, यू कैन नॉट फर्दर ब्रेक एन एटम, एग्रीड। बट एटम से छोटा और कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं बोल सकते, बिकॉज एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो एटम से छोटे होंगे, तभी तो उसके अंदर है। एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसे होते बहुत सारे हैं, पर 3 सिग्निफिकेंट होते हैं। दे आर प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो शुरुआत अभी भी हम इनसे ही करेंगे, क्योंकि आप कभी भी अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो आप बिना इन तीनों के पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते। समझ रहे हैं क्या? तो सबसे पहले जे थॉमसन की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, दैट वाज अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। याद करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है, जिसमें हमने एक वैक्यूम पंप लगाया था। बस वैक्यूम पंप का रोल क्या था समझना, हम चाहते थे कि अंदर के गैस का प्रेशर कंट्रोल कर सके, तो यहां पे एक वैक्यूम पंप था। अगर आप गैस को बाहर निकालोगे तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, आप गैस भरोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये तो समझ में आ रही ना बात। तो हम एक्चुअली वो कोई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के हिसाब से एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देख रहे थे, एयर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं। नॉर्मली में तो नहीं करती, अगर करती होती तो मान लो अगर मैंने यहां पर एक वायर खुला रखा होता बिना किसी इंसुलेशन के, है ना, तो उससे करंट निकल करके आपको ऐसे लगता रहता, बैठे बैठे करंट लगता रहता। अगर एयर में करंट फ्लो होता तो नॉर्मल एयर में, तो नॉर्मल एयर यानी कि नॉर्मल प्रेशर में तो करंट फ्लो नहीं करता है, यानी कि एयर इज अ बैड कंडक्टर। तब की बात कर रहा हूं मैं, एट नॉर्मल प्रेशर। तो ये तो हमको पता है, बट वो स्टडी करना चाह रहे थे कि क्या प्रेशर कम करके एयर को कंडक्टिंग बनाया जा सकता है। तो उन्होंने एक गैस ट्यूब लिया, गैस ट्यूब में एयर को भरा। एयर कुछ भी हो सकता है उन्होंने हाइड्रोजन भरा हो सकता है हीलियम भरे हो, कोई भी एक गैस भर दिया उन्होंने, और यहां से प्रेशर कम किया, वैक्यूम पंप से एयर को खींच करके तो प्रेशर कम करने की कोशिश की। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी हुई, बट साथ में उन्होंने ये भी देखा, जैसे अब ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देते हैं? एनोड, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। समझ में आ रहा है क्या? पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? एनोड, एंड द वन विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज कैथोड। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड से ना एक रे एनोड की तरफ जा रही थी, और क्योंकि उन्होंने गैस ली थी कोई, तो एक कलर्ड गैस निकल रही थी। जैसे हाइड्रोजन लिया तो उनको ग्रीन कलर की गैस दिख रही थी, ये ग्रीन कलर की ऐसी लाइंस दिख रही थी। तो इस रेस को उन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेस। बट ऑब्वियस, क्योंकि कैथोड से निकल रही है तो नाम भी कैथोड के ऊपर ही देना पड़ेगा, ठीक है, कैथोड रेस। फर्दर स्टडी के बाद पता चला कि ये जो रेज है ना, सिर्फ रेज नहीं है, इनके अंदर पार्टिकल्स भी हैं। दे आर नॉट जस्ट वेव, दे कैरी सम पार्टिकल ऑल्सो।
तो उनके मन में क्यूरियोसिटी आई कि अरे पार्टिकल है तो पार्टिकल कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो उन्होंने क्या किया, उसको जानने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेट्स लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट रख दी यहाँ पे और एक उन्होंने रख दी नेगेटिव प्लेट। तो जब एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म किए तो उन्होंने देखा कि ये जितने भी पार्टिकल्स निकल रहे थे ना, यहां तक तो सही थे, जैसे यहां है ना, जैसे इस फील्ड के बीच में आए तो सब पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ चले गए, अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि उन रेस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, यस और नो, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ गए ना। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो दे वेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं दे आर नेगेटिव इन नेचर, उनका चार्ज नेगेटिव है, उसी को क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं क्या? और पार्टिकल्स होते हैं, इसके लिए क्या किया था उन्होंने, यहाँ पे एक माइका का डिस्क रखा था। माइका बहुत लाइट होता है, माइका है ना, तो वो बहुत लाइट एलिमेंट है, बोल लो या सब्सटेंस बोल लो। तो क्या है, जैसे ही जब वेव उसमें से पास हुई ना, तो उसकी जो व्हील थी ना वो घूमी, तो वेव व्हील घूमी मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे जो व्हील से टकराए होंगे और व्हील को घुमा दिए होंगे। ये उस टाइप की चक्री, जैसे हम मीना बाजार जाते हैं ना, तो वो लोग चक्री लेके नहीं खड़े रहते हैं, उसको लेके भागोगे तो ऐसे घूमती है वो चक्री, पेपर की होती है ना वो, तो उससे भी हल्का होता है आपका वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस। तो आपने यहाँ पे रखा उसको, जैसे ही वो पास किया तो वो घूमी व्हील, तो समझ में आया कि सिर्फ वेव तो नहीं है, कुछ पार्टिकल हैं जो व्हील से टकरा करके व्हील को घुमा दिए। तब उनका दिमाग आया कि चलो देखते हैं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है। तो पता चला नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये किन्होंने किया, जे थॉमसन ने। अब जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब इलेक्ट्रॉन है तो जब कोई नेगेटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि वो खुश हो गए थे ना कि चलो एक तो डिस्कवरी मैंने कर दी, तो ठीक है, वो उसमें ही खुश हो गए। तो इसका फायदा उठाया गोल्डस्टीन ने। उन्होंने बोला कि अगर किसी ने नेगेटिव चार्ज डिस्कवर किया है तो 100% उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि एटम तो न्यूट्रल नेचर का होता है, एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तभी हो सकता है ना कि नेगेटिव जितना हो उतना पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो न्यूट्रल हो गया। तो उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म किया, और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि यार थॉमसन ने तो किया था एक्सपेरिमेंट, तो उसको एनोड का कुछ रे क्यों नहीं दिखा। तो फिर इन्होंने क्या बोला ना कि चलो मैं भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, बट कैथोड को कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कैथोड को मॉडिफाई करते हैं। क्यों ऐसा करा उन्होंने, कि हो सकता है उन्होंने ऐसा सोचा कि एनोड से रे निकल रही होगी बट शायद थॉमसन जी को दिखी नहीं होगी। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब वो रेज इनविजिबल होंगी। तो उन्होंने क्या किया, कैथोड को ना थोड़ा परफोरेटेड बनाया। परफोरेटेड मतलब बीच बीच में गैप, जैसे छन्नी होती है ना, और ये जो ट्यूब का ये वाला पार्ट था, वहां पर उन्होंने जिंक सल्फाइड, एक फोटोग्राफिक मटेरियल होता है, उसकी एक लेयर चढ़ा दी, ताकि कुछ अगर पार्टिकल होंगे हिट करेंगे ना तो ये ग्लो करता है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो अगेन सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, बट अब कौन परफॉर्म कर रहे थे, गोल्डस्टीन परफॉर्म कर रहे थे। तो सेम चीज पूरी फिर से हुई, कैथोड से रे जा रही थी उस समय, अभी भी जा रही थी, बट अब एनोड से भी एक रे निकल रही थी। उस समय भी निकल रही थी बट दिख नहीं रही थी, अभी निकल रही है। पर कैसे पता चला, जब ये वाला पार्ट ग्लो किया, और क्योंकि वो इधर से पास होते हुए आ रही थी ना रेज, ऐसे जो परफोरेशन है वहां से आ रही थी, तो इनको नाम दिया गया एनोड रे। तो बोलेंगे ही बोलेंगे क्योंकि एनोड से निकल रही है। और एक और नाम क्या पड़ा इसका, कैनाल रेस। कैनाल मतलब एक गुफा से निकल के आ रही है वो रेस, कैनाल रेस। और अगेन इस टाइप का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर पता चला कि ये किस टाइप के पार्टिकल कंटेन करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेम्ड एज प्रोटॉन। तो चार्ज में दोनों लगभग सेम है ना। अगर आप ऐसे रिलेटिव चार्ज बोलोगे तो इसको -1 बोल रहे हो तो ये +1। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है पता है आपको? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने 10th क्लास में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास है वो 9.8 नहीं 9.1 चार्ज होता है। अब कुछ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पहली बार सुन रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़े हो? इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे ना। टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। अब याद आ रहा है कुछ कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो मेरे पास कितना चार्ज है, 10 इंटू दिस। मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास कितना चार्ज है, 20 इंटू दिस। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस। अब ये नेगेटिव है और प्रोटॉन का पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये इनके एग्जैक्ट चार्ज है, और मैं जो +1 -1 बोला ना वो रिलेटिव चार्ज है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो एक एक ही तो है ना चार्ज, दोनों के पास सेम चार्ज है। हाँ, मास के रेस्पेक्ट में, मास की अगर बात करूंगा मैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हालांकि कोई ये भी कोई ज्यादा भारी नहीं है, बट उसके कंपैरिजन में भारी है। यहाँ पे इसका मास हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये कौन सा ज्यादा भारी है, बट इसके कंपैरिजन में तो भारी है ना। तो ये प्रोटॉन का मास है, वो आपके इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अब दोनों ने एक एक पार्टिकल डिस्कवर कर दिया, एक एक दोनों के नाम पर हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि न्यूट्रॉन भी होता होगा। पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? जब मासेस कैलकुलेशन चल रहा था ना, तो वजन करने पे मास ज्यादा आ रहा था और ऐड करने पे मास कम आ रहा था। ऐसा तभी हो सकता है जब आप कुछ मिस कर रहे हो। आप सोचिए, आपने एक चीज का वजन वेइंग मशीन में लिया, तो वो तो एग्जैक्ट आएगा, सही वाला आएगा। और फिर उस चीज को टुकड़ों में बांट दिया और अलग अलग टुकड़ों का मास निकाल के ऐड किए, और मान लो उस बीच में ना एक टुकड़ा मिस हो गया, तो ऑब्वियसली वो मास कम आएगा। यहां भी वही हो रहा था। सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा था जिसका मास सेम आ रहा था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन एक लौता एलिमेंट है विच हैव गॉट नो न्यूट्रॉन, तो इसलिए उसका तौलने में वजन और गिनने में वजन सेम आ रहा था, क्योंकि इसके पास तो न्यूट्रॉन था ही नहीं। बट बाकियों में ना डिफरेंसेस आ रहे थे, हर का मास एक्चुअल अलग आ रहा था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास को ऐड करके मास अलग आ रहा था। तो ऐसा तभी हो सकता है व्हेन यू आर लीविंग समथिंग, आप कुछ मिस कर रहे हो, और वो मिस करने वाला पार्टिकल कौन था? न्यूट्रॉन। वो भले चार्ज उसका न्यूट्रल है, 0 है, बट इट हैज अ सिग्निफिकेंट मास। उसका मास लगभग प्रोटॉन जितना ही है। समझ रहे हैं क्या? न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन जितना ही है। चार्ज भले 0 है। जब उसका भी डिस्कवरी किया गया ना, तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो डिसइंटीग्रेट होता रहता है, जैसे यूरेनियम है। आप ऐसे यूरेनियम को रखोगे तो जैसे वो डिसइंटीग्रेट होगा, जो एलिमेंट बनेंगे वो और डिसइंटीग्रेट होंगे, ऐसे करके ना वो कंटिन्यूअसली रिएक्शन करता रहेगा। उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो वो क्या हुआ यहां पर, जब हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया ना, तो बहुत सारे पार्टिकल्स एटम से निकल के, एटम बर्स्ट हुआ, सारे एटम के पार्टिकल बाहर आने चालू हो गए। यहाँ पे नेगेटिव प्लेट थी, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट थी। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब इधर गए, जितने भी प्रोटॉन थे सब इधर गए, पर कुछ पार्टिकल सीधे चले गए। उनको कोई मतलब नहीं था कि इधर कौन है इधर कौन है। क्यों? क्योंकि वो तो चार्जलेस थे, वो तो न्यूट्रल थे, वो सीधे चले गए। यही वो सीधे वाले पार्टिकल कौन थे? न्यूट्रॉन्स, जिनका सिग्निफिकेंट मास होता है, चार्ज 0 है, न्यूट्रल इन नेचर। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पर अपन ने फिर दो चीजें पढ़ी थी, याद करेंगे। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z एंड एटॉमिक मास डिनोटेड बाय A। यहां हम फिर से पढ़ेंगे वो सारी चीजें, है ना। आइसोबार पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स पढ़ेंगे। ये पढ़ा आपने आइसोबार आइसोटॉप? सोच के रखो क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A। Z का मतलब, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, और एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर होता है, तो आप यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, हाँ या ना। तो अगर आपको किसी एटम का प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पता है, मतलब आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है, रिप्रेजेंटेड बाय Z। और मास क्या होता है? अब अपन ने 3 पार्टिकल पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? मास है उसका, बट बहुत नेग्लिजिबल है, तो उसको छोड़ देंगे। क्या बचा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनका मास सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब ऐसा जिसको छोड़ नहीं सकते। सिग्निफिकेंट है, उसको छोड़ दोगे तो फर्क पड़ेगा, यू विल सी द डिफरेंस, उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं, है ना। जो इनसिग्निफिकेंट है मतलब उसको छोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। बट T+N ये होता है आपका एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, और अगर एटॉमिक नंबर चाहिए तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन उतने ही उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, याद किया आइसोटॉप क्या होता है? एनीवन? हाँ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, और क्योंकि वो सेम एलिमेंट के एटम है तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं नेचर में, वो होते हैं आपके 1H1, 1H2 एंड 1H3। क्या बोला आपने डेफिनेशन? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन?
क्योंकि तीनों हाइड्रोजन के एलिमेंट है, सब एटम है, तो ऑल आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, करेक्ट। और अगर सेम एलिमेंट के, इसलिए एटॉमिक नंबर सबका सेम है। नीचे अपन एटॉमिक नंबर लिखते हैं, सिंबल, नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास। ये तरीका होता है किसी भी एटम को लिखने का। तो हाइड्रोजन उसका सिंबल हो गया, हाइड्रोजन का H सिंबल हो गया, 1 उसका एटॉमिक नंबर और 1 उसका एटॉमिक मास। इसका एक और नाम पढ़ते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। हाइड्रोजन तो बोलते हैं, हाइड्रोजन तो तीनों ही है, पर क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इस वाले को बोलते हैं ड्यूटियम और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। तीनों में फर्क क्या है समझना, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, 1 1 1 1 1 1। न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है, इसमें एक भी नहीं है, 1 - 1 0। ऐसे निकाला मैंने न्यूट्रॉन, A - P इज न्यूट्रॉन, आया ना? P को उधर भेज दो तो A - P आया ना, तो A - P, A - P, A - P, 1 and 2। तो आइसोटॉप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप आपस में कैसे डिफर करते हैं? न्यूट्रॉन्स के नंबर पे। क्योंकि देखो एलिमेंट सेम है ना, तो सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, और एटॉमिक नंबर सेम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम, तो फिर क्या डिफरेंस बच गया? न्यूट्रॉन का। एक और एग्जांपल आपको याद है? कोई और एग्जांपल? ये तो हाइड्रोजन के मैंने 3 लिखे, और कोई आइसोटॉप पढ़ा आपने? कार्बन का क्या क्या? अरे कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 भी होता है, और कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 12, 13, 14, जिसमें 12, 14 ज्यादा अवेलेबल है नेचर में। ठीक है, देखो अगेन एटॉमिक नंबर सबका सेम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके 6 6 होंगे, एग्री है ना? पर न्यूट्रॉन सबका अलग अलग होगा। इसमें है न्यूट्रॉन 6, इसमें है 7 और इसमें है 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। और जब ये आया ना, तब कंसेप्ट आया एवरेज एटॉमिक मास का। किसका? एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? पीरियोडिक टेबल में सबके सिंबल लिखे हुए हैं और वो सीक्वेंस एटॉमिक नंबर का है। पहला हाइड्रोजन, इधर हीलियम, देखा आपने पीरियोडिक टेबल? फिर यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये पूरे लाइन से अरेंज है इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, राइट? मास आइसोटॉप्स के तो अलग अलग है, तो आप हाइड्रोजन का मास क्या मानोगे? हम हाइड्रोजन का मास क्या मानते हैं? 1H1। पर ये 1 कहां से आया है? ये 1 एक्चुअली एवरेज है इन तीनों का। किन तीनों का? इन तीनों का, बट नॉट वो मैथ्स वाला एवरेज। मैथ्स में हम एवरेज कैसे निकालते हैं? 3 नंबर का एवरेज निकालना तो कैसे निकालोगे मैथ्स में? जिसको मीन बोलते हैं अपन, तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 3। बट यहां एवरेज हम ऐसे नहीं निकालते, यहां एवरेज होता है अबेंडेंसी के हिसाब से। अबेंडेंसी मतलब नेचर में उसकी मात्रा कितनी है, परसेंटेज। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप होते हैं नेचर में, एक क्लोरीन 1735 और एक क्लोरीन 1737, 37। बट आपने तो मास 35.5 पढ़ा है ना, तो 35.5 कहां से आया वो बता रहा हूं मैं आपको। इन दोनों का एवरेज, नॉट मैथ्स वाला एवरेज। मैथ्स वाला एवरेज तो 36 आएगा, आएगा ना? 36, 35 + 37 इज 72, 72 डिवाइड बाय 2 इज 36। बट मैथ्स वाला एवरेज नहीं निकालना है। अब पता चला कि नेचर में ये वाला जो क्लोरीन है ना, ये नेचर में 75% प्रेजेंट है, तो ये कितना होगा? 25। मतलब पूरा क्लोरीन जितना भी है दुनिया में, उसमें 75% 35 वाला क्लोरीन है और 25% 37 वाला क्लोरीन है। तो ये उनकी हो गई अबंडेंसी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन द एटमॉस्फेयर या इन द एयर। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या करना है, 75% वाले को उसी के मास से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 75/100 इंटू 35 प्लस 25/100 इंटू 37। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट 35.5। ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो जो टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो मासेस लिखे हुए हैं, दे आर नॉट एटॉमिक मास, दे आर एवरेज एटॉमिक मास। स्पेशली उनके जिनके नेचर में आइसोटॉप्स हैं। जिनके नेचर में आइसोटॉप नहीं है, तो उनका तो वही मास, उनका एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का भी देखो 1 2 3 था, जब सबका एवरेज ऐसे ही निकाला गया तो ये आ रहा था 1.008, जिसको अपन ने अप्रोक्सीमेटली 1 लिख लिया। अब अभी भी देखना बुक में आपकी जगह जगह ये लिखा होगा कि टेक एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008। ये एग्जैक्ट है और अपन अप्रोक्स ले लिए हैं। अप्रोक्स समझते हैं ना?
राउंड ऑफ कर दिया, 1.008008 क्या ही कर लेगा, तो उसको 1 कर दिए, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट लेने बोलेगा ये, तो अपन ये होता है इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो ऐसे ही सबका एवरेज एटॉमिक मास निकला है जिनके नेचर में आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। उनका आप मास किसी एक के मास को नहीं ले सकते, वरना बाकियों के साथ भेदभाव हो जाएगा ना, कि आपने 1 ले लिया, 2 और 3 ने क्या गुना किया था, 2 ले लिए, 1 और 3 ने क्या गुना किया था। तो इससे बेटर है कि लड़ाई नहीं होगी, तीनों का एवरेज ले लेते हैं। पर एवरेज कैसे लिया जाएगा? जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है। आप देखो ना, ये इसकी मेजोरिटी ज्यादा थी, 75% था, और ये 25% ही था। इसका ओवरऑल मास देखो 35 के ज्यादा पास है, ना कि 37 के ज्यादा पास है। इन द सेम वे ये नेचर में बहुत ज्यादा होगा, इन दोनों कम होंगे, इसलिए तो इसका मास 1 के पास है। 1.008 इसका अगर एवरेज एटॉमिक मास है, तो वो किसके ज्यादा पास है? 1 के ज्यादा पास है, 2 और 3 से थोड़ा दूर है, ठीक है। तो ये आपका एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट होता है, समझ रहे हैं क्या? तो एवरेज निकालने के लिए यू नीड परसेंटेज अबेंडेंसी, कि उसका नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात होगी हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स की। अगर मैं तीनों एटॉमिक पार्टिकल्स में डिफरेंसेस निकालूं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चार्ज के बेसिस में क्या डिफरेंस है? रिलेटिव चार्ज क्या है? इसका -1, इसका +1, इसका 0, ये रिलेटिव चार्ज हो गया। और एब्सोल्यूट चार्ज क्या है? जो वैल्यू अभी आपको मैंने पीछे बताई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये तो 0 ही है। ये हो गया इनके चार्जेस। एक होता है मास, इसका हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये हो गया 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और ये भी लगभग सेम होता है, ठीक है। ये होगा इनका एब्सोल्यूट मास। अगर मैं रिलेटिव मास निकालूं, तो रिलेटिव मास ना अपन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, कि ये हाइड्रोजन से कितना भारी है, ये कितना भारी है, और ये कितना भारी है, या हल्का है। तो ये होता है 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन, बहुत कम है। तो ना हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, उसका भी मास का 1837 टाइम्स करोगे डिवाइडेड बाय, तब जाके इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। और ये तो लगभग बराबर होता है हाइड्रोजन का मास, इनका मास हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है। आपको पता है ना, हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं, यू नो दैट। प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं H पॉजिटिव को प्रोटॉन? कुछ रीजन होगा H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलने का? हाँ, क्योंकि प्रोटॉन ही है उसके पास। मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन है। अब H पॉजिटिव कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। whenever you lose electron you gain positive charges, and whenever you gain electron you gain negative charges. तो पॉजिटिव चार्ज गेन करना है मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, और वही तो इसका इकलौता इलेक्ट्रॉन था। तो अब इसके पास H+ के पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो बचा है, इसलिए H+ को कई बार हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया चार्ज, ये हो गया मास, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहां होते हैं। तो अब आता है स्ट्रक्चर। डिस्कवरी तो हो गई, पर अब ये है कहां पर, अंदर कहां पे है? अगर इनकी पोजीशन पता चल जाएगी तो एटम का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो अब फिर अगेन जे जे थॉमसन वापस आए, इन्होंने ही तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो ये बोले मैं ही पहला मॉडल दूंगा, भले गलत हो पर मैं ही दूंगा। तो ये आए और अपना मॉडल दिया। इनके मॉडल का नाम पड़ा वाटरमेलन मॉडल। सुना आप लोगों ने? हाँ, वही, उसी का एक और नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। वही चीज है ना, दोनों सेम चीज है ना। ये केक को एग्जांपल लेके और ये तरबूज वाला एग्जांपल हो गया, दोनों में मतलब वही है दोनों का। हाँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इनके हिसाब से एटम क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, है ना। जे थॉमसन के हिसाब से द एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मतलब है, हाँ, मतलब चिपके हुए हैं, ढसे हुए हैं, क्या होता है? चिपके हुए हैं, ठीक है। दलदल थोड़ी ना डर जाएंगे, चिपके हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। चिपके हुए मतलब वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। ये है जैसे तरबूज के बीज होते हैं, आप कितना भी तरबूज कैसे हिला लो उसके बीज वहीं रहेंगे, है ना, वो कहीं नहीं जाने वाले। फिर सेम विथ प्लम पुडिंग। क्यों बोल रही है? कि प्लम पुडिंग में जो रेजिन्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, दे आर स्टिक्ड, वो वहीं पर है, वो उनको हिला करके मूव नहीं करा सकते, राइट।
तो इसलिए उन्होंने नाम मॉडल का ये दिया था। तो पहला पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, ये उनका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या था? एटम इज न्यूट्रल इन नेचर, ये उन्होंने सही बोला था। एटम न्यूट्रल नेचर का होता है, इसका मतलब वो यही बोलना चाह रहे हैं ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर में होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर में होते हैं। तो ये पॉइंट उनका करेक्ट था जो आज भी चल रहा है, ठीक है। बट जब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मान लेंगे आपका मॉडल, पर उसकी एक कंडीशन है, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके ऊपर, अगर ये उस परीक्षा में खरा उतरा तो आपका मॉडल एक्सेप्टेड, अदरवाइज हम नया मॉडल देंगे। फिर इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की शीट ली। क्यों गोल्ड की शीट ली? क्योंकि गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, आप गोल्ड को मार मार के पतला कर सकते हो, एकदम पतला। और पतला क्यों चाह रहे थे? ताकि कुछ बाहर निकले तो उसको, मतलब कुछ बाहर निकले तो उसके लिए जगह तो हो। एकदम मोटा मेटल ले लोगे तो कुछ बाहर निकलना चाह भी रहा होगा तो बीच में फंस जाएगा, धस जाएगा, है ना। तो क्या किया उन्होंने, पतला सा गोल्ड शीट लिया। तो गोल्ड शीट, अब यहां मैंने शीट बनाया है, पर शीट के अंदर क्या होंगे, एटम्स ही होंगे। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो गोल्ड के कुछ ऐसे एटम थे उसके अंदर। अब इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। टू बी मोर प्रिसाइज, आप हीलियम जाते हैं ना, हीलियम क्या होता है? व्हाट इज हीलियम? एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। ऊपर नीचे लिख दिया मैं, 2 नीचे लिखा, 4 ऊपर लिखना, ठीक है। यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, करेक्ट। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? मैंने अभी कहा ना कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना चार्ज पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो He2 पॉजिटिव होगा, यही अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल इज चार्ज्ड हीलियम एटम, उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्होंने उन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड शीट के ऊपर बॉम्बार्ड करना चालू किया, उसकी तरफ फेंकना चालू किया। वैसे हाथ से नहीं फेंक रहे थे क्योंकि वो तो पकड़ भी नहीं पाएंगे ना हीलियम का गिरा, तो कुछ मशीन होगी उनके पास जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे बाहर, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ना बिना किसी डेविएशन के पास हो गए, क्रॉस कर दिए, क्योंकि वो शीट पतली थी, शीट पतली थी ना, तो क्रॉस कर गए। उसको देखने के लिए ना यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा गोल्ड सा एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा था, ताकि जब हिट करेंगे जाके तो पता चलेगा कि कुछ पार होके आया है और यहाँ पे आके टकरा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ना बिना कुछ डेविएशन के सीधा पास हो गए। यहीं पे पहला पॉइंट फेल हो गया थॉमसन जी का। क्या था पहला पॉइंट? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता तो क्या ये अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस करके जा पाता? वो तो यहीं आकर के पीछे चले जाता ना, रिपेल हो जाता, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव स्फीयर से रिपेल होकर चले जाता पीछे। यहीं उनका पहला पॉइंट खत्म हो गया। समझ गया क्या? तो उनका ड्रॉबैक ही ये था कि he was unable, Thomson was unable to explain the result of Rutherford's experiment. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने जो भी ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन्स निकाले, थॉमसन का मॉडल उस पे खड़ा नहीं उतर पा रहा था। मतलब इट वाज नॉट जस्टिफाइंग कि ऐसे पॉइंट्स कैसे आ गए। फिर अगर आपका मॉडल सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये आपका मॉडल गलत है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के पार हो गए। कुछ पार्टिकल्स, देयर वर सम पार्टिकल्स जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड वेरी फ्यू, हो सकता है 10,000 फेंके होंगे तो वेरी फ्यू को 90 डिग्री या 180 डिग्री के आसपास टाइप का रिपल्शन मिला। कुछ तो एकदम हल्का सा डेविएट हुए, पर कुछ बहुत ज्यादा डेविएट हो गए, वेरी फ्यू। तो ये 3 उनका ऑब्जर्वेशन था। अब इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन्स क्या निकाला? कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने, फिर उनके बेसिस में हम कंक्लूजन्स निकालते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, इसका मतलब ये होगा। अच्छा ये ऑब्जर्वेशन है तो उसका मतलब ये होगा। तो बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि बहुत सारे पार्टिकल्स पार होके निकल गए, तो उन्होंने पहला कंक्लूजन ये निकाला कि एटम के अंदर तो भाई बहुत सारी खाली जगह है ना, देयर आर लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इनसाइड द एटम, तभी तो वो पार होके चले गए ना। वरना अगर भरी जगह होती तो वो जा जाके फंस जाते, पार नहीं हो पाते। तो ये पहला कंक्लूजन था। सेकेंड कंक्लूजन था कि जो फ्यू पार्टिकल्स डेविएट हुए ना,
वो इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि बीच में जरूर, सेंटर में जरूर एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होगा जो उनको रिपेल करवा रहा है। और थर्ड कंक्लूजन था कि वो जो छोटा पार्टिकल है ना, वो बहुत ही छोटा है। वो क्या है? पहला तो वो स्मॉल है, दूसरा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और तीसरा वो हैवी है। ये तीन कंक्लूजन दिए उस बीच वाले पार्टिकल के बारे में। क्या क्या कंक्लूजन? छोटा क्यों बोले? क्योंकि कुछ ही टकरा पाए ना, जैसा हमारे वो डार्ट बोर्ड में बुलजाई छोटा सा रहता है, सेंटर वाला, तो बहुत सारे एरो मारोगे ना, तब 2-3 एरो में से, मतलब 2-3 एरो ही शायद बुलजाई तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो रीजन छोटा है। इन द सेम वे ये एटम इतना बड़ा था अगर फॉर एग्जांपल, तो उसका एक डॉट न्यूक्लियस है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर, मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि जैसे अगर आप स्टेडियम देखते हो ना, क्रिकेट स्टेडियम, अगर वो स्टेडियम को मैं एटम मानूं, तो उसके अंदर जो बॉल है वो न्यूक्लियस है। इतना डिफरेंस होता है एटम और न्यूक्लियस के साइज में। एम आई क्लियर? तो इससे तो उन्होंने स्मॉल बोला ना, कि अगर वो बड़ा होता तो बहुत सारे टकराते, बहुत सारे रिपेल होते, एंड वेरी फ्यू एकदम पीछे आ गए। टकरा के पीछे आना मतलब हैवी भी होगा, तभी तो ये जाके टकरा के उसको भेद के आगे नहीं जा पाए, उनसे टकरा के वापस पीछे आ गए। जो एकदम सेंटर में जाके लगे होंगे वो पीछे आ गए। तो यानी कि वो हैवी भी है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी है, और वो छोटा भी है। और उसी पार्टिकल को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। क्या बोला उन्होंने? तो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? तो रदरफोर्ड। क्योंकि एटम के अभी तक तीनों सब पार्टिकल्स तो डिस्कवर हो चुके थे, और ये आपका गोल्डस्टीन, जे थॉमसन एंड जेम्स चैडविक। पर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये इनके पॉइंट्स थे। तो अब इन्होंने अपना मॉडल दिया, ये तो इनका एक्सपेरिमेंट था ना। अब बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने मॉडल क्या बोला कि नो डाउट सेकंड पॉइंट थॉमसन जी का सही था कि द एटम इज न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। पर उन्होंने अभी न्यूक्लियस के लिए पॉइंट दिया कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन अटैच्ड नहीं है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे उन्होंने तो एम्बेडेड बोल दिया था, इन्होंने बोला दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, बट कैसे, क्यों, ये नहीं बताया, इसलिए इनका मॉडल भी फेल हुआ। तो अपन 9th क्लास में एक मॉडल और पढ़ते थे जिसका नाम था बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या था वो? बोर्स एटॉमिक मॉडल। एक्चुअली क्या ना, रदरफोर्ड ने बस इतना बोल दिया कि बीच में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। अब कोई भी अगर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन किसी के अराउंड कर रहा है, तो धीरे धीरे वो एनर्जी अपनी छोड़ता जाएगा। एनर्जी कम होगी ना भाई। आप एक साइकिल लो, साइकिल को ऐसे घुमा के छोड़ दो, तो क्या वो जिंदगी भर ऐसे ऐसे घूमते रहेगी क्या? एक बार ऐसा पॉइंट आएगा ना कि गिर जाएगी नीचे। सेम चीज इस इलेक्ट्रॉन के साथ लोगों ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट होती जाएगी। डिसिपेट मतलब वो रिलीज करता रहेगा अपनी एनर्जी, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो सर्कल छोटे छोटे होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा तो होता नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। कोई एटम नहीं होता तो कोई मैटर नहीं होता, तो यूनिवर्स ही नहीं होता पूरा। बिकॉज यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम नहीं तो मैटर नहीं, मैटर नहीं तो यूनिवर्स नहीं। बट ऐसा तो है नहीं। समझ रहे हैं क्या? तो ये होता नहीं है, बट वो समझा नहीं पाए थे कि आपका तो मॉडल ऐसा होना चाहिए था फिर। तो एक्चुअली उन्होंने बस ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट उनको एनर्जी कहां से आती है और वो एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, ये वो नहीं बोले। ये किन्होंने बोला? बोर ने। कि बीच में न्यूक्लियस है, नो डाउट आपका भी एक पॉइंट सही है, बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, और उन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, और उनमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। दे डू नॉट डिसिपेट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। घूमते वक्त वो एनर्जी अपनी डिसिपेट नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो उनकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। तो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक एटम स्टेबल कैसे रहता है वो समझा नहीं पाए थे रदरफोर्ड। ये उनके एटम का ड्रॉबैक था। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अभी हम जो 9th तक पढ़ते थे वो ये था मॉडल। बोर का मॉडल को ही हमने सही माना था अभी तक, कि बोर के मॉडल में न्यूक्लियस एट द सेंटर, दिस ऑर्बिट्स, या इसका एक और नाम क्या था ऑर्बिट को अपन, और क्या बोल रहे थे? शेल्स, एनर्जी शेल्स। क्या बोलना चाहिए? एनर्जी
शेल्स, और उन्होंने उनको नाम भी दिया था KLMN, ऐसी था ना नाम, जहां पे इसका मतलब था ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 एंड सो ऑन, और के से नाम चालू किया था। ठीक है, ये भी एकता कपूर के फैन होंगे, क्योंकि वो भी हर सीरियल और पिक्चर के से चालू करती थी ना, क्योंकि सास भी कई बहू थी, कहानी घर घर की, क्या कूल है हम, कभी खुशी कभी गम, हालांकि वो एकता कपूर की नहीं थी, पर के से चालू करती थी, उनका कुछ होगा टोटका वगैरह कुछ, है ना। बट यहाँ पे के से क्यों चालू किया था उन्होंने, तो इसका कोई एग्जैक्ट ऐसा रीजन नहीं है, बट एक्चुअली में क्या होता है ना, न्यूक्लियस के जितना पास है आपका ऑर्बिट, उसकी एनर्जी उतनी कम, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो ना, उस ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है ना, दूर है तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उसकी पकड़ से दूर रहेगा, तो वो आजाद है, आजाद है तो एनर्जी है, बंधन में रहोगे तो एनर्जी कम होगी, राइट। तो ये लोग बंधन में है, किसके, न्यूक्लियस के, तो इसलिए इनकी एनर्जी क्या है, कम है। समझ में आ रहा है क्या। तो के ही से क्यों शुरुआत किया, उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी ने इससे भी कम एनर्जी वाले ऑर्बिट डिस्कवर किए, तो जो के पहले वाले अल्फाबेट्स है ना, वो यूज कर लेंगे, के बाद वाले तो मैं यूज कर रहा हूं KLMN, तो उनके लिए छोड़ देते जे, और क्या था, के जे ABCD GHIJ, वो सब यूज कर लेंगे, इसलिए उन्होंने शुरू वाले छोड़ दिए। समझ रहे हैं क्या। तो और इन्होंने एक अपना स्कीम भी दिया था, बोरबेरी स्कीम, याद है आपको, बोरबेरी स्कीम। वो स्कीम किसके लिए थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्या बोलते थे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भव्या। अच्छा, हाँ, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे अपन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जैसे आपने बोल दिया कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, बट ये 17 इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं, 17 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कहां रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि एक रूल यूज करेंगे अपन, विच इज नोन एज 2n² रूल। 2n² का मतलब क्या होगा, n का वैल्यू ऑर्बिट का नंबर होगा, जैसे अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो के शेल में, के नाम के शेल में 2 × 1² यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इतने कम क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है ना, तो एनर्जी कम होगी तो एकोमोडेशन भी कम होगा। 1 BHK होगा तो एक ही बेडरूम है ना, तो 2 ही लोग सो पाएंगे, तो ज्यादा लोग हैं तो 2 BHK लो, 2 बेडरूम हॉल किचन, तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर एल शेल है, एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा बैठ पाएंगे। KLM 2 × 3² दैट विल बी 18, और ऐसे ही n में 2 × 4² 32। ये उन्होंने अपनी फर्स्ट रूल दिया, 2n² रूल। उसके हिसाब से के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की ही है, आप फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं बैठा सकते, फिर उसको थर्ड इलेक्ट्रॉन को सेकेंड शेल में जाना पड़ेगा। ऐसे 8 तक, 8 और आप सेकेंड में डाल सकते हो, 10 हो गए, 11वां इलेक्ट्रॉन थर्ड में जाएगा। ये हम पढ़ते थे ना बोरबरी स्कीम में। सेकेंड रूल उन्होंने ये बोला कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का फीलिंग लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको एम में बैठा दिए, कि मन कर रहा है एम में बैठा देते, ऐसा नहीं। अगर पहला शेल खाली है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा। समझ रहे हैं क्या। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वहीं जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास एक की ऑक्यूपेंसी बची हुई है। थर्ड इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा, उसकी मन मर्जी नहीं चलेगी कि नहीं एल नहीं, मेरे को एम में जाना है, ऐसा नहीं, एनर्जी वाइज भरेगा, लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी वाइज फिलिंग होगी। ये उनका सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट ये बोला था उन्होंने कि किसी के पास भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किसी के पास भी आखिरी शेल में, जिसको अपन आखिरी शेल को क्या नाम देते थे, वैलेंस शेल, क्या बोलते थे, वैलेंस शेल। किसी भी एटम का आखिरी शेल क्या कहलाता है, उसका वैलेंस शेल, और उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 17 में पहले शेल में 2 बैठ गए के वाले में, अब कितने बचे, 15 बचे अभी भी। दूसरे की कैपेसिटी कितनी है, 8 की है, तो अगले वाले में 8 भी बैठा दो पूरा, के एल में 8 बैठ गए, अब कितने बचे, 7 बचे, तो थर्ड में एम वाले में बचे हुए 7 बैठा दो। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
क्लोरीन अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम। ठीक है, ऐसे हमने आर्गन का भी पढ़ा था, आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2,8,8। फिर हम पोटेशियम पढ़ते थे तो हमको कंफ्यूजन हो जाता था कि सर पोटेशियम में तो 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,8,9 क्यों नहीं किए? क्योंकि थर्ड की कैपेसिटी तो 18 की है, तो हम तो 18 तक भर सकते हैं ना थर्ड को, तो 2,8,9 क्यों नहीं किए? तो थर्ड रूल ये बोलता है कि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब पोटेशियम के लिए तो आखिरी शेल यही है, यहां तो 9 हो गए, तो हमने क्या कर दिया था, इस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए इसको लिख दिया था 2,8,8,1, 2,8,8,1। पर देखो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ 9-10 तक के लिए ही एप्लीकेबल थी, क्योंकि बोर के बाद एक और आए जो नया मॉडल दिए। बोर तो हमने 9 तक बोर को माना ना, पर एक्चुअली में बोर का मॉडल भी गलत था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड के बाद तुरंत बोर आ गए थे, रदरफोर्ड के बाद बोर को आने में कुछ समय जो था ना, उस समय कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुए। डेवलपमेंट्स मतलब कुछ और चीजें डिस्कवर हुई, इन्वेंट हुई, जिससे बोर को हेल्प हुई रदरफोर्ड को गलत साबित करने में। काश रदरफोर्ड के समय भी वो डेवलपमेंट हुआ हो जाते तो शायद रदरफोर्ड भी बोर मॉडल पहले ही दे देते, तब यही मॉडल रदरफोर्ड मॉडल कहलाता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पर ठीक है, उनके समय वो चीजें नहीं थी, चीजें धीरे धीरे डिस्कवर होते गई, तो बोर जब थे तो वो लकी थे कि कुछ चीजें डिस्कवर हो गई थी, तो उन्होंने अपना नया मॉडल दिया जिसको हम मान रहे थे 9th क्लास तक। बट बाद में पता चला कि बोर के बाद भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए, है ना, जिसके बाद एक और मॉडल आया जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और ये हम आज तक पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल विच वाज गिवन बाय एरविन स्क्रॉडिंजर। अब बोर के बाद एरविन स्क्रॉडिंजर तक जो बीच में डेवलपमेंट्स हुए, उसका फायदा किसको मिला? स्क्रॉडिंजर जी को, तो बोर को नहीं मिला फायदा। तो आप लक्की थे, अब ये लक्की है नहीं। उस समय रदरफोर्ड को नहीं मिला, क्योंकि रदरफोर्ड के बाद जब उन्होंने ऑलरेडी पॉइंट दे दिया कि मेरे हिसाब से मॉडल ये होगा, उसके बाद कुछ डिस्कवरी हुई, तो अब तो वो मॉडल चेंज नहीं कर सकते ना अपना, तो नया मॉडल बोर ने दे दिया। अब बोर के मॉडल को इन्होंने खारिज कर दिया। समझ रहे ना? तो हमको अभी 11th में ये दोनों डेवलपमेंट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से दो डेवलपमेंट्स? जो रदरफोर्ड के और बोर के बीच में हुआ, तो बोर कहां से आया? हम भले 9th में नहीं पढ़ते थे, हम सीधा रदरफोर्ड के बाद बोर पढ़ लेते थे, पर वो बीच का जो हिस्सा है वो हमको अभी पढ़ना है। और बोर के बाद जो, हाँ, एरविन स्क्रॉडिंजर जी ने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, उस बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुए और नया मॉडल अब क्या है, यही आपका यूनिट नंबर 2 है। ये जो शुरू में मैंने बात की है तो पूरा 9th का रिवीजन ही था ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, रदरफोर्ड जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल, ये 6 चीज हम 9th में पढ़ चुके हैं, या 10th में जो भी आपके में होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें ये दो डेवलपमेंट्स के बारे में ही 11th में पढ़ना है। दो डेवलपमेंट्स और नया मॉडल, दो डेवलपमेंट्स और नया मॉडल। उन दो डेवलपमेंट्स में दो मेजर डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं आज। नेक्स्ट क्लास से अपन नोट्स लिखना चालू करेंगे। एक होता है लाइट का डुअल नेचर, और एक होता है पार्टिकल का डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर? हाँ, दो गुले हैं लोग, है ना, यहां कुछ और है वहां कुछ और है। ठीक है, तो डुअल नेचर का मतलब यह है कि लाइट को आज तक रदरफोर्ड ने वेव माना था। रदरफोर्ड ने क्या माना था? वेव माना था। बट जब बोर के आने से पहले और रदरफोर्ड के बाद डेवलपमेंट जो हुए, वहां पर पता चला